अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 घंटे तवील मुलाकात की। मुलाकात के बाद ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक खुसूसी इशाइये पर इसलिए मदऊ किया कि खित्ते में कशीदगी को कम करने और मुमकिन जंग को रोकने पर उनका शुक्रिया अदा कर सकें। अमेरिकी सदर ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुझे पसंद है और उनसे मुलाकात एक एजाज़ है। जबकि DGISPR की जानिब से प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात की, जिस दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मार्को रूबियो, मशरिक़ वस्ता अमूर के अमेरिकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव निकॉफ, जबकि पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर भी मुलाकात में मौजूद थे। ISPR मुताबिक आला सतह की मुलाकात में तिजारत, मादनियात, मसनूई जहानत, तवानाई और क्रिप्टो करेंसी समेत कई शोबों में दो तरफा ताउन पर बातचीत की गई। जबकि मुलाकात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक इश्तराक और मुश्तरका मुफादात पर मबनी तिजारती शराकत दारी में दिलचस्पी का इजहार भी किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में ईरान इजराइल जंग पर भी तबादला ख्याल किया गया और फील्ड मार्शल से मुलाकात से कबल डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में बयान दिया था कि ईरान अब मुज़ाकरा चाहता है मगर अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने ईरान को वार्निंग देते हुए कहा था कि ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा है कि कोई ईरानी ओहदेदार कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिड़गिड़ाया। ट्रंप के झूठ से ज़्यादा काबिल नफरत चीज़ सुप्रीम लीडर के कत्ल की धमकी है। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई वाजे कर चुके हैं कि वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं और इसराइल को उसकी गलती की सज़ा ज़रूर देंगे और इस जंग में अमेरिका या जो भी इसराइल का साथ देगा उसे भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस बयान के बाद रात में ईरान ने इसराइल पर सजील मिसाइल से अटैक किया, जिसने इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। ईरान इसराइल सूरत हाल कशीदगी की जानिब मुसलसल बढ़ती नजर आ रही है, जिस वजह से आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हो रहा है। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जुमे के रोज़ यानी कल मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया है और दूसरी जानिब यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने भी जुमे के रोज़ ईरान से जौहरी हथियारों पर मुज़ाकरात करने का इंदिया दिया है। जबकि ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अगर ईरान इसराइल जंग चंद दिन और ही तो अमेरिका इस जंग में कूदने से खुद को नहीं रोक पाएगा। ईरान इसराइल जंग का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कॉलमिस्ट, एनालिस्ट मौजूद हैं। अमार मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आमिर खाकवानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमार मसूद साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात और एक तारीख़ी मुलाकात कि जब हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब से फ़ोन पे गुफ्तगू हो रही है और यहाँ पर बाकायदा तौर पर डिनर पे डिस्कशन हो रही है, लंच पे डिस्कशन हो रही है। मुझे बताएं कि एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान एंड बिलखुसूस फील्ड मार्शल कैन प्ले अ वाइटल रोल, एसेंशियल रोल व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशन बिटवीन ईरान एंड इसराइल। क्या कुछ चीज़ें सामने आई? क्या आपको लगता है कि वो टारगेट मीट कर पाए? अच्छा, मतलब उस मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के नताइज क्या हुए इसके ऊपर बहुत जल्दी कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके नताइज आने वाले कुछ अरसे में हम देखेंगे। हम मुलाकात और उसके पस मंज़र के हवाले से कुछ ज़रूर बात कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये ज़ोहराना था और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 10 बजे वहाँ पर हुआ। मुलाकात के लिए जो टाइम असाइन हुआ था वो 1 घंटा था, लेकिन ये मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। अच्छा, ये बड़ी ही सिग्निफिकेंट बात है। अमेरिका में और अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसकी ज़िंदगी इतनी कैलकुलेटेड होती है कि अगर 5 महीने के बाद उसने 3 मिनट के लिए किसी से मिलना है तो वो भी अभी भी स्केड्यूल हुआ होगा। तो ये बड़ी गैर मामूली बात है कि वो 1 घंटे से 2 घंटे मुलाकात होगी। फिर दूसरा ये है कि हमारे यहाँ रवायत ये है कि जब भी हमारा कोई शख्स किसी अमेरिकन सदर के साथ मिला है तो उसने उसकी तारीफ के कलाबे मिला दिए हैं ज़मीन आसमान के। यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पे अमरीकी सदर जो है वो हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ किया जा रहा है कि उनसे मिलना मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो उसका आउटकम आई है। दूसरा, जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होने की इम्कान लग रहा है, जिन मौज़ूआत पर दो तरफ़ा ताउन आपस में बढ़ाया जाएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पीस का, अमन का
पयाम्बर कहते हैं। Peace तो इसका मतलब है कि जो इस फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई है, इसके अंदर भी अमन और अमन की खित्ते में ज़रूरत पर यकीनन बात हुई। ईरान और इजराइल बहुत इम्पॉर्टेंट, हॉट और बर्निंग इशू है। सारी दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही है। इनके अंदर मीडिएशन के हवाले से अगर पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है, इससे बेहतर कोई बात भी नहीं हो सकती। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को तस्लीम किया कि ये ईरान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इस जंग में अभी तक जो हमारा रोल है वो बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। बुनियादी मौक़िफ़ से तो हम इख्तलाफ कर ही नहीं सकते। हम अखलाकी तौर पर, सिफारती तौर पर हमारी सारी हमदर्दियाँ, दुआएँ ईरान के साथ हैं। इज़राइल को हम एक जाबिर मुल्क समझते हैं जिन्होंने फ़लस्तीनियों पर बेइंतहा जुल्म किया है, और अब वो जुल्म जो है वो ईरानियों पर भी शुरू हो गया। इस मामले में भी रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। हाँ। और उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर बात कर दी है। इसमें कोई इबहम नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक पहलू इसमें देखने वाला है, पाकिस्तान की वैल्यू, मुझे यूँ लगता है कुछ हालात ऐसे हुए हैं कि जिससे बहुत बढ़ गई है अचानक ही। पहले ऐसा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो ताकतवर और अमीर लोगों को पसंद करते हैं। मुल्क भी वो ऐसे ही चाहते हैं। अमीर ममालिक में तो हमारा शुमार नहीं होता, लेकिन ये जो अभी पाक भारत जंग हुई थी, 5 दिन की वो जंग थी, पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री माइट को, इतना बड़ा मुल्क है, उसको जिस हजीमत से दो चार किया, उसके बाद पाकिस्तान का झंडा सारी दुनिया में सरबुलंद हो गया है और हर जगह पाकिस्तान। उसके बाद से आप देख लीजिए, चाइना हमारे बारे में क्या कह रहा है, अमेरिका हमारे बारे में क्या कह रहा है, रशिया हमारे बारे में क्या कह रहा है, टर्की हमारे बारे में क्या कह रहा है। तो यूँ लगता है पाकिस्तान की लॉटरी निकल गई है और इसका इनवर्स इफेक्ट जो है वो इंडिया में हुआ है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। एक तो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सिग्निफिकेंस है, दूसरा पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ गई है। मैं इसी को आगे लेके चलूँगी। आमिर साहब, ऐसा लग रहा है कि हम तो खैर खुश हैं क्योंकि वो सिग्निफिकेंस बढ़ी है, तो उसमें ज़ाहिर है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी नेक नियति भी शामिल थी। पूरी कौम की अपनी अफवाज के साथ जो मोहब्बत है वो भी हमने देखी उस दौरान। बट लग रहा है कि इस मुलाकात के बाद अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी वाली सिचुएशन है पड़ोसियों में। देखिए, पहली बात तो कि इस मुलाकात की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता और उसका रद्द-ए-अमल जो है आपको नजर आता है कि भारतीय मीडिया की झुंझलाहट से, और वो जिस तरह से इस वक्त उन्होंने कैरेक्टर कैंपेन शुरू की हुई है ट्रंप साहब के खिलाफ, उससे लगता है कि बड़ा घाव जो है गहरा है। हालांकि भारत को इतनी तशवीश की बात यूं नहीं होनी चाहिए थी कि भाई बारकैफ वो उनका सिक्का बंद किस्म का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अमेरिका और भारत जो है किसी के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन क्योंकि भारत जो है एक मेगलोमेनिया का शिकार है, उनको फॉल्स फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस है, तो वही समझते हैं कि जी अगर मतलब है कि पाकिस्तान को, वो तो ये समझ रहे थे कि हमें बिल्कुल हमें नजरअंदाज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है, पाकिस्तान के ऊपर फोकस है, और उनकी एक और झुंझलाहट की वजह है कि दोबारा पाकिस्तान और भारत को हाइफनेट कर दिया गया है। उनकी ख्वाहिश थी कि डिहाइफनेट कि हमारे सिर्फ जब तस्करा भारत का हो तो भारत का तस्करा हो। अब जब ट्रंप साहब एक सांस में पाकिस्तान और भारत दोनों की बात करते हैं, तो वहाँ का जो एक मिजाज है उसको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो समझ रहे थे अपने तहीं कि जनाब हम दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी मईशत हैं और हम अब बिग बॉयज क्लब के मेंबर बन चुके हैं। और लेकिन पता चला 4 रोजा पाकिस्तान से मार्का हुआ तो वो कहते हैं जिजवान जी कितने बाल हैं, सब सामने आ गए ना। वो अपने आप को चीन से मुकाबला तैयार कर रहे थे, तो पता चला कि वो पाकिस्तान से भी मौसर अंदाज में मुकाबला नहीं कर सकते। ये तमाम बातें पाकिस्तान के लिए मुस्बत इशारे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें पाकिस्तान को रिस्ट्रेन के साथ सोचना होगा। जैसे मैंने अर्ज किया कि भारत और उसका अमेरिका के उनकी तरजीहात में शामिल रहा है अमेरिका की, और वो एकदम नहीं बदलती हैं। जब उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो पार्टनर है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान को भी अपने लिए जो एक जगह मिल गई अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो ये हमारे लिए एक बड़ी पॉजिटिव बात हुई है और जिस पर भारत जुड़ाया हुआ है। कि हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कई मरतबा बहुत गर्मजोशी आई और कई मरतबा बहुत ज्यादा सर्दमहरी आई, और पाकिस्तान जो मोस्ट अलाइड से लेकर मोस्ट सैंक्शन अलाय भी बना, ठीक है ना। वही चीज हमने देखा कि पेंडुलम की तरह जो है इधर से उधर हुई है। अब कोशिश मतलब है जो एक ख्वाहिश होनी चाहिए पाकिस्तान की कि जो फील्ड मार्शल साहब की जो मुलाकात हुई है, उसके बाद जो भी हमारा अमेरिका के साथ ताल्लुकात सवार हों, पायदार बुनियादों पर हों,
वो ट्रांजिशन के ताल्लुकात ना हो, वो किसी एक इशू पे ताल्लुकात ना हो, बल्कि उसकी ब्रॉड बेस वजह हो जिसके इशारे मिल रहे हैं कि जनाब तिजारत भी है उसमें, क्रिप्टो करेंसीज भी है उसमें, माइनिंग भी है, तो ये चीजें हैं। लेकिन साथ साथ इस वक्त जो दुनिया का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जी ईरान इजराइल जंग, और पाकिस्तान क्योंकि पड़ोसी, और तो मेरे ख्याल में एक हम बहुत ही हसास जगह पे बैठे हुए हैं, और इसीलिए देखें कि जो हमारी जो टॉप लीडरशिप है, बाद जो हमारे वो हैं वो तो उस तरह के बयान दे रहे हैं जज्बाती किस्म के, और उसके अंदर जो है उसको फिर क्लैरिफाई भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है उसका पहली बात ही कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। वो हमारा दुनिया में किसी से वाहिद, किसी से चपलिश है, वो भारत से है, और किसी से हमारी बरह रास्त लड़ाई नहीं है किसी भी और मुल्क से दुनिया के। हमारी जो दिफाई कुव्वतें हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं। तो बाद जो हमारे यहाँ लोग जो उस तरह का तकाजा करते हैं कि जनाब मतलब है नसीम हिजाज़ी के नोबेल वाला, तो वो वाली सूरत हाल नहीं, और पाकिस्तान ने हाईएस्ट लेवल पे क्लैरिफाई किया है। इसाक डार साहब ने जो एक फेक न्यूज चल रही थी इस हवाले से किया, हमारी मिलिट्री लीडरशिप मजीद मेरे ख्याल में इसकी वजाहत कर दी गई होगी। हमारा फिर दूसरा मसला भारत के साथ है, वो भारत के साथ जो मसला है बहुत गंभीर मसला है, उसमें भारत जो है वो जाहिरियत है, भारत हेजमनी का ख्वाहिश है, पाकिस्तान एक अमपसंद मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान सरंडगू नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में ये पैगाम जो है मौसूल अंदाज में दिया गया होगा कश्मीर पे जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है उसके बारे में बिल्कुल बात, लेकिन अभी क्योंकि हमने जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो भी सामने आए नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो कि आप दोनों ने डिस्कस किया है, हमारे मसूद साहब ने भी और आपने भी, आमिर रज़ा साहब, और मैं यही चीज़ आमिर खाकवानी साहब से भी पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान और ईरान की जो भी हिस्ट्री रही है, वी ऑल नो दैट, और हम उसमें वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने बड़ा फर्मली एक स्टांस लिया है और दुनिया को बताया कि हम साथ खड़े हैं, गो के बहुत सारी फेक न्यूज़ चल रही थी, उसको फिर काउंटर भी किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देख लें कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम ईरान का साथ देंगे, और फिर कल इजलास भी है। आप समझते हैं कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? किस हवाले से ब्रेक थ्रू? ईरान और इजराइल की जंग में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, क्योंकि कल सलामती काउंसिल का यूएन में इजलास भी है। देखिए, ईरान इराक की जंग में एक बात बहुत क्लियर है कि अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग में एक बात बहुत क्लियर है कि अमेरिका खुल के इसराइल के साथ खड़ा है, और उसमें ब्रेक थ्रू तो यही हो सकता है कि अगर अमेरिकी पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान इसराइल की तरफ चला जाए, जो गुजारा नहीं हो सकता। आपने अभी ये सवाल पहले पूछा आमिर रियाज साहब से कि हमारे पड़ोसियों में ये मुलाकात किस तरह देखी गई होगी, ज़ाहिर इंडिया की तरफ इशारा था, तो उन्होंने जवाब भी दिया उसका। मेरा ख्याल है ईरान में भी हमारा जो दूसरा पड़ोसी मुल्क है इसको बड़ी एक तवज्जो से देखा जा रहा हो, बहुत ही ज्यादा, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल पाकिस्तान के आर्मी चीफ मार्शल साहब को मिला है, ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को, स्ट्रेटेजिक एलाई को दिया करते हैं। यानी पाकिस्तान को 2 बार ये सादत हासिल हुई, सादत इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ। एक तो जनरल ज़िया के दौर में जब पाकिस्तान उस वक्त पूरी तरह उनका एलाई था, उस वक्त रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान जो तहरीक मुज़ाहमत की, और दूसरी बार भी जब अफगानिस्तान में आए हुए थे अमेरिकन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। तो अब ये सवाल ये बहुत अहम है कि पाकिस्तान अगर उस तरह का, कि मैं ये बात बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई ज़्यादा कोई बहुत थोड़ा सा भी ताल्लुक इंडिया से होगा इसमें, क्योंकि इंडिया का तो बिल्कुल इस मामले है नहीं, और मैं वैसे अभी तक इसको मानने को तैयार नहीं है। मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं हूँ कि पाकिस्तान जो रेयर मिनरल्स की जो बात है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए पाकिस्तान में इतने बड़े रेयर मिनरल्स के ऐसे हैं कि जो अमेरिकन की तवज्जो इतनी खींचे, और प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा जो प्रेसिडेंट हम जानते हैं कि वो ज़्यादा अखलाकियात को, ज़्यादा चीज़ों को इतना शाइस्ता भी नहीं है बहुत चीज़ों में, और उनका एक खास बेडब सा और उनका एक खास स्टाइल है। आपको इसमें मुबहिम क्या लगा? इसमें हमें जो भी है पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट के हवाले से, ईरान के हवाले से भी रोल है, क्योंकि पाकिस्तान से अफगानिस्तान में काम लिया जाना मकसद नहीं है, अब अमेरिकन इंटरेस्ट उसमें नहीं है। इंडिया में ज़हर है, अमेरिकन को, इंडियंस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान का जो भी रोल होगा या हो सकता है, या अमेरिकन, और चूंकि इसमें एक अहम बात ये है, मुलाकात के बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप खुश पाए गए, और मेरा ख्याल है कि शायद पहली बार किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा किसी भी आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रिस्पेक्ट, उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुल अल्फाज इस्तेमाल किए, जो है पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत एक अच्छा लगा हमें कि हमारे आर्मी चीफ को इतना अप्रिशिएट किया। लेकिन ऐसा अमेरिकन सिस्टम में होता नहीं है, और ना अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह करते हैं। तो अब इसमें ये सामने आएगा कि क्या, मैं तो इस पर भी पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने ईरान के हवाले से, पाकिस्तान उसमें
अमेरिकी पार्टनर नहीं बनेगा या मुदाखलत नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं करेगा तो प्रेसिडेंट ट्रंप इसने खुश क्यों है और क्या उनके जहन में क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इसका इंडिया से ताल्लुक नहीं है इस मुलाकात का। मुझे लगता है कि कोई रेयर मिनरल्स वाली बात भी कोई इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू वाली बात नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तकरीबन को 13 मरतबा कश्मीर का जिक्र अपनी मुख्तलिफ स्पीच में कर चुके हैं, जहां पर वो ये कहते हैं मुझे मैं एक ब्रेक का कहा जा रहा है। हाँ नहीं करा, ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि हमने सिंदूर खत्म भी नहीं किया, वो कह रहे हैं हमारी मांग अभी भरी नहीं हुई, थोड़ी और भरें, वो तो ये भी कह रहे हैं। चले मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक से जब वापस आते हैं तो अपने मेहमानों के सामने जो ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है वो भी रखेंगे, और एक और टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, पॉलिटिकल है, इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन वो हम अगली ब्रेक में डिस्कस करेंगे। अभी ईरान और इसराइल पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। करेक्ट मी अमार मसूद साहब इफ आई एम रॉन्ग, एक तो ये बड़ा ही मुज़ैका का इस कॉन्सेप्ट लगता है, एक साइड पे अखंड भारत वाला, दूसरी साइड पे ग्रेटर इजराइल कॉन्सेप्ट हमें दिखने को मिलता है, और वो भी बिलखुसूस पूरी दुनिया में वो दो ममालिक जो कि अमेरिका के बड़े क्लोज़ हैं, और वो दो ममालिक जो दहशतगर्दी में अव्वल नंबर पर हैं। आप समझते हैं कि वो तो खैर इंडियंस तो कह रहे हैं कि वो सिंदूर हमने ख़त्म नहीं किया है, हालांकि वो पता नहीं ज़मीन बोस हो गया और पता नहीं बहुत ही ज़्यादा रुसवाई का सामना करना पड़ा। वाई दे आर सो रिजिड? मुझे यूँ लग रहा है कि देखिए हमारी खित्ते की जियो पॉलिटिक्स जो है इंटरनेशनल सतह पर, उसमें ये जो जंग हमने जीती है उसके बाद बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई है, और बहुत ज़्यादा तब्दीली होने के इम्कान हैं। आपने मेरे दोनों दोस्तों को इस प्रोग्राम में दावत दी है, उनमें से एक से मैं आमिर खाकवानी साहब ने बड़े एहतराम से उनसे इख्तलाफ करते हुए कहना चाहता हूँ कि ये खदशा जाहिर है। उन्होंने इजहार किया कि पाकिस्तान अगर अमेरिका की साइड लेगा तो इसका मतलब ये है कि इजराइल की साइड लेगा। थोड़ा सा हमें समझना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप की साइकी को, और डोनाल्ड ट्रंप की साइकी जो है वो प्रो वॉर नहीं है, प्रो पीस है। पहली बात तो ये हमें तस्लीम करनी चाहिए कि ये जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की मुलाकात है, ये सिफारती सतह पर हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी को पहले थोड़ी देर सेलिब्रेट करना चाहिए, फिर उसके बाद खदशात की तरफ जाना चाहिए। अगर अमन में या अमन की कोई सूरत पैदा करने में पाकिस्तान इस खित्ते में कोई किरदार अदा कर सकता है, तो ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अज़मत की बात होगी, और इसमें ज़रूर करना चाहिए। अगर वो अमेरिका के तवस्सुत से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं। दूसरी बात ये है कि हमारा महवर अमन होना चाहिए, सारी दुनिया का अमन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपने इर्द गिर्द भी अगर देखिए तो एक फितना जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, वो इस अमन को ताराज करने पे उतला। ये जो 5 दिन की जंग थी ना, आपको अगर आप भारत के अखबारात वगैरह पढ़ते हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि उससे भारत के अंदर बहुत तब्दीली पैदा हुई है। हाँ। मोदी साहब लोगों को कन्विंस करने में, उन्होंने शुरू में बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं जंग हम जीते हैं, और ये बयानियाँ उन्होंने मसाला बेचने की कोशिश की जो कि वो नहीं बेच सके। अगर आप देखिए ट्विटर पे तो कांग्रेस ने, जो कि अपोजिशन की सबसे बाकायदा कैंपेन शुरू कर रखी है, उसने 2 वीडियो रिलीज़ की हैं। लास्ट जो उन्होंने वीडियो भेजी उस तकरीबन 1 मिनट 15 सेकंड की है, और उसके अंदर मोदी साहब से कुछ सवालात पूछे गए। आप तो कहते थे कि हम तरक्की करेंगे और कहाँ से कहाँ जाएंगे, आपको तो G7 से भी निकाल दिया गया, कोई आपके साथ खड़े होकर तस्वीर नहीं बनाना चाहता। कश्मीर आप कहते थे, कश्मीर तो अब इंटरनेशनल मसला हो गया। काफ़ी मोदी हुकूमत की बेइज्जती की है, और मोदी साहब को बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हुए भी नहीं है। तो ये कुछ बैद नहीं है कि भारत में कोई हुकूमत की तब्दीली भी हम देखें, और वो जो मोदी साहब का जबर है, जुल्म है, उससे भारतीयों को भी निजात मिले, खित्ते को भी निजात मिले। मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। मुसद्दिक मलिक साहब जो हमारे सिफारती वफ्द के साथ गए हुए थे, उनसे उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी। उन्होंने एक जगह कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ना, ये थोड़ा सा अनबिलीवेबल है। सच्ची बात है, पाकिस्तानियों के लिए इस तरह नहीं हुआ माजी में। तो ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आए हैं, हमारे वफ्द ने बेइंतहा अच्छा काम किया, सिफारती सतह पर बहुत कामयाबियाँ हासिल की, लेकिन
उसकी वजह बुनियादी तौर पर वो अस्करी कामयाबी है जो हमें हासिल हुई है। अगर वो अस्करी कामयाबी हासिल ना होते, हम अपने सिफारती ताल्लुकात और अपनी कोशिशें लेके बैठे रहते। दूसरी जानिब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की फ़ौज ने भारत के माइट को चैलेंज किया, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आर्मी, लेकिन जब यहाँ से हमने उसको एक हज़ीमत आमेज़ शिकस्त दी है, उसके बाद से भारत के अंदर भारत के लोग उस सिफारती वफ्द की कार्रवाइयों को कबूल नहीं कर रहे। कभी उनके गाने की वीडियो आ जाती है, उस पर पूरा भारत चीख पड़ता है। कभी अपोजिशन की जमातें मोदी साहब का तमस्खुर उड़ाने वाली लगती हैं, और या फिर दुनिया की ताकतों में भारत को वो मुकाम हासिल नहीं है जो इनक्रेडिबल इंडिया के नाम पर वो हासिल करना चाहता था। तो भारत अगर वो हिंदुत्व के चक्कर से निकले और अगर अपने अमन की तरफ वो आए, तो फिर ये खित्ता पुरअमन हो सकता है। यहाँ पर अमन की बात हो सकती है, यहाँ पे जो इख्तलाफात की नौयत है वो खत्म हो सकती है। लेकिन एक साइड पे मोदी जी की अपनी जगह नहीं, एक मुझे बात करना चाहिए, एक साइड पे मोदी जी की अपनी पोजीशन खराब है, दूसरा वो पाकिस्तान में क्या कार्रवाई कर रहे हैं। आप सबको पता है कि BLA को फंडिंग कौन ऐसे लोग हैं जो बलूचिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं। यही लोग हैं, इनके पीछे यही अफगानिस्तान से ये ऑपरेट करते हैं, पैसे इनके इंडिया से आते हैं। तो ये सारी दुनिया के लिए मुश्किल बनी हुई है। अब इस तनाजुर को बड़े कैनवस पर देखने की जरूरत है कि ये विजिट मामूली विजिट नहीं था, ये ज़ोराना मामूली नहीं था, गैर मामूली था, और इसके जो नताइज हैं अभी हम जाहिर है अंदाजों पे बात कर सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके नताइज मुझे यूँ लगता है पाकिस्तान के लिए, दुनिया के अमन के लिए मुस्बत निकले। ठीक है, आमिर साहब बिल्कुल मुस्बत निकलेंगे, और भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंस का हामिल है। बट ऑन दी अदर हैंड मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी अमर मसूद साहब के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट के आपने कहा कि ट्रम्प लड़ाई नहीं चाहता, बट टू मी मुझे लगता है ही इज़ नॉट, वो कहते हैं कि ही मस्ट बी सूडो पीस मॉन्गर, बट वो इंटायरली पीस मॉन्गर है नहीं, क्योंकि वो कभी कहते हैं कि वी मे नॉट और मे, तो उसमें वो फंसे हुए हैं। बट डू यू थिंक कि क्या अमेरिकन ये अलाउ करेंगे अमेरिका को कि वो एक और जंग में शराकतदारी करे? हमने ऑलरेडी अमेरिका की पूरी हिस्ट्री देखी है, तो बहुत ही मुश्किलात रही हैं। 20 साल अफगानिस्तान से जब निकले थे, किस तरीके से निकले थे। तो आप समझते हैं कि अमेरिका इस जंग में शामिल हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? क्या चाइना और रशिया की वजह से नहीं होगा, या बहुत मसले हैं इसलिए नहीं होगा? देखिए, पहली बात थी कि बतौर कौम हमारा जो हदफ होना चाहिए वो ये कि हर हालत में पाकिस्तान को जो खित्ते में आग भड़की भी उससे महफूज रखें, दूर रखें। और उसके लिए जो हमारी डिप्लोमेसी है वो आपको नजर आ रही है कि हम अमेरिका से भी बात करते हैं, चीन से भी करते हैं, ईरान से भी करते हैं। तो पाकिस्तान ने आइडियली प्लेस किया। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसपे देखिए समझना ही चाहिए कि अमेरिकन कहते हैं मिजाजन जो है वो ट्रिगर हैप्पी कौम है। मतलब है वो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क ने दूर दराज मुकाम पे जंगें लड़ी हैं तो अमेरिका है। और इस वक्त जो है इजराइल उनका सोलमेट है, इजराइल के साथ उनकी बहुत कुर्बत है। और अगर ये ईरान और इजराइल जो है कन्फ्रंटेशन जो है ये प्रोलॉन्ग करती है, तो तवील होती है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई वजह नहीं है कि अमेरिका बरह रास्त ना कूदे। अमेरिका बिल्कुल कूदेगा, और जिसके मगरबी तहादी तमाम कूदेंगे। और उसमें यही वजह है कि ये चीज़ जो है इजराइल को एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस देती है, बूस्ट देती है, क्योंकि वो समझता है कि वो उसके पास फाल इत्तेहादी हैं कि जो उसके साथ खड़े हैं, जो उसके असले को भी रिप्लेनिश कर रहे हैं, जो उसकी मतलब है पैसों के हवाले से उसकी मदद कर सकते हैं और बरह रास्त मदद भी कर सकते हैं। और मुझे जो अंदाज़ा है वो अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो उसमें वो आएंगे। आप उसका मुआवजा जब ईरान से करेंगे तो ईरान के को मैं समझता हूँ बाद लोग इत्तेफाक नहीं करते कि ईरान जो है स्वार्थी सतह पे बड़ी तन्हाई का शिकार है। यकीनन लोग उसके हक में बयानात दे रहे हैं, लेकिन बयानात से आगे कोई कुछ नहीं कर रहा और ना करेगा। यानी कि कोई भी उसका कोई फाल इत्तेहादी नहीं कि जो ईरान के साथ आगे खड़ा हो जाए। रूस और चीन की बड़ी एक मुदबराना किस्म की वो खारजा पॉलिसी होती है, और वो हमेशा जो है लड़ाई झगड़े से दूर रहा है। ये उनकी पॉलिसी का एक बुनियाद है, वो प्रोवोक नहीं होते, ठीक है ना। तो वो आप नहीं समझे, वो सिक्योरिटी काउंसिल में बात कर देंगे, हमदर्दी के दो बोल देंगे, लेकिन बरह रास्त वो नहीं आएंगे। जैसे वो एक जमाने में नॉर्थ कोरिया या वियतनाम के अंदर वो आए हुए थे, थोड़ा बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट था, यहाँ पे नहीं होगा। रूस जो है उसके यूक्रेन है, और हो सकता है कि कोई प्रो को हो,
कि जिसमें अमेरिका जो है यूक्रेन को जरा से दरगुजर करे इस मामले पे और उनको ईरान पे लीवे मिल जाए, इस बात का बिल्कुल इम्कान है। जहाँ तक आप जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उसके अंदर भी आप देख लें कि कुछ ममालिक तो अभी तक बरह रास्त इजराइल के साथ ताउन कर रहे हैं, जैसे जॉर्डन है कि अगर उनके मिसाइल जाते हैं ईरान पे तो उनको निशाना बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको डिफेंड करें। और बाकी जो ममालिक हमदर्दी भी कर रहे हैं, सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान हो गया, दीगर ममालिक का आप नाम लें, तो उनकी कोई बरह रास्त वो नहीं आएंगे। वो जो भी होगा उनकी अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रहेगी और उनकी कोशिश होगी कि चीजें बातचीत से तय हो जाए, एक मिजाज बन जाए। लेकिन इस वक्त लग ये रहा है, आप देखें ना कि बहुत बड़ा जुल्म जो हुआ है वो गजा में हो रहा है और गजा में डिप्लोमेसी कहाँ खड़ी हुई है, आप नहीं रोक सके वहाँ 55-60 एग्जैक्टली मतलब अगर ईरान आपके अस्पतालों पे हमला करता है तो आप फौरन नेतन्याहू सब चीखते हैं कि अस्पताल पे हमला कर दिया, दुनिया देखे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब गजा में कितने ही अस्पताल तबाह कर चुके हैं, लोगों का बुरा हाल कर चुके हैं, वो दुनिया को नजर नहीं आता। जस्ट एडिंग द पॉइंट चलेगा कि उसमें मुझे नहीं लगता अमेरिका का इम्कान है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आ चुकी है, उसके ऊपर वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो कर रहा है, तो एक्टिवली वो रिव्यू कर रहे हैं और जब वो मुनासिब समझेंगे कि भाई अब हमारा जो आना है नागुज़ीर हो चुका है, हमें आना ही आना है, इट्स इनएविटेबल, तो वो आएंगे और बड़े धड़ल्ले से आएंगे। जो हम लोग एक मुझे आखिरी बात कहने दें, हम लोग जब तजिया करते हैं ना, हम सोचते थे कि अमेरिका ने जो जंगें लड़ी, लोग कहते हैं जी इराक में गया फिर निकल गया, अफगानिस्तान में गया निकल गया, बात की कि वो कब्जा कर लिया। अभी कॉलोनियल दौर तो नहीं कि आके बैठ जाए, उनको जो हदफ हासिल करना होता है वो कर लेते हैं। इराक में उनको रिजीम चेंज करना था, उनको एक मतलब है इराक को पीछे करना था दिफाई एतबार से, और जो भी हवाले थे उन्होंने अपने गोल्स को अचीव किया। लिबिया में मगरिब ने काम किया, उन्होंने सीरिया के साथ यही किया, उन्होंने मतलब है आप देखिए कि गजा यूनिलैटरल तौर पर वो सॉल्व कर रहे हैं, अपने तय वो सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें बैनुल-अक़वामी जो है उसमें स्टेट क्राफ्ट में मोरालिटी काम नहीं करती, अनफॉर्चुनेट है ये। वहां पर ये नहीं कि जी असूल है और असूल सिर्फ बताने के लिए होते, गुफ्तगू के लिए होते, लेकिन अगर उन असूलों से आप खुद मुतासर हो रहे हैं तो आप तोड़ देते हैं। तो आपने देखा 12 देखा जिसके ताकत होती है, डंडा होता है, वही मैदान जंग और गुफ्तगू की मेज को डिक्टेट करता है। ये तल्ख हकीकत है और उसमें हमें अपना इंटरेस्ट देखना है पाकिस्तान को कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक आमिर खाकवानी साहब, चूंकि इतनी डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं, बट मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन उभरा तो मैंने सोचा कि पूछ लिया जाए। दुनिया बहुत तेज़ी से पैराडाइम शिफ्ट की तरफ जा रही है, चली गई है। अब ये जो हम ब्लॉक्स देख रहे हैं और एक हर अरसे के बाद, इंटरवल के बाद मिडल ईस्ट में आग लग जाती है, कभी रिजीम चेंज हो रहा है, कभी अरब स्प्रिंग हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, इसका कोई मुस्तकिल हल आपको नज़र आता है? क्योंकि वेस्ट को तो नज़र नहीं आ रहा कि इजराइल क्या कर रहा है। देखिए, मुश्किल हल तो क्या इसका होना है, जो होना चाहिए सूली तौर पे ज़ाहिर इलाके में अमन होना चाहिए और हर एक मुल्क का उनकी हक़ खुद अरादियत का एहतराम होना चाहिए, और लेकिन वो तो नहीं होता। इसका मुश्किल हल तो यही है कि अमेरिकन और वेस्ट जो मिडल ईस्ट को जो नक्शा देखना चाहते हैं, जब वो चीज़ें पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएंगी तो लगता है शायद कुछ हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप देखें ना, उन्होंने लीबिया में चीज़ें हासिल कर ली, इराक में भी हासिल कर ली, और शाम आपके सामने है, शाम में तब्दीली आ चुकी है। इजिप्ट को उन्होंने अरब स्प्रिंग के बाद इजिप्ट को भी बिल्कुल कर लिया, और ईरान को अब वीक तो कर रहे हैं और करेंगे। अभी आप जो बात कर रही थी कि भाई ये अमेरिका मुदाखलत करेगा या नहीं करेगा, मेरा ख्याल है अमेरिकन ये चाहते हैं या चाहेंगे कि जो ये जंग जो शुरू हुई है इसका एक मंतकी कोई ना कोई एक नतीजा निकलना चाहिए, निकालेंगे ज़हर है, और ज़हर है वो प्रो इसराइल होगा, और इसमें ईरान की न्यूक्लियर उसके वेस्टी खत्म करना होगी, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी अस्करी कोद खत्म करना होगी, और शायद वो रिजीम चेंज भी चाहते हैं कि रिजीम चेंज शायद ना हो सके। तो अमेरिकन ने जो अगर मुदाखलत की तो मेरा ख्याल है वो जो फर्दू का उनका जो न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे जो न्यूक्लियर जो बहुत नीचे है और वो उनके लिए भी 52 बम्बारमेंट की जरूरत है त्यारे की, तो वो शायद वो अगर हुआ तो वो हद तक करेंगे, उससे ज्यादा बाकी किलिंग्स वगैरह नहीं करेंगे, इसराइल खुद ही करेगा। और ईरान अगर चाह रहा है कि उसे फेस सेविंग मिले तो फेस सेविंग मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन देना चाहेंगे, नहीं मैं थोड़ा सा इस पे और ऐड कर लूँ। इजराइल भी फेस सेविंग चाह रहा है। अगर आप रिसेंट बयान देखें नेतन्याहू के, उनके मिनिस्टर्स के, तो वो कह रहे हैं जी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, 2 साल से आप लोग गजा में तबाही फेर के बैठे हुए हैं और अब आप अमेरिकन को ये कह के प्रवोक कर रहे हैं कि हमारी आके मदद करें बिकॉज वी डोंट हैव इनफ कैपेसिटी। एनीवेज एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हाँ जी ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब हम अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यकीन करें नाज़रीन, इट्स ऑल अबाउट द थिंकिंग एंड माइंडसेट दैट इजराइल हैज़।
एंड प्लस हिंदुत्व जिसे हम बोलते हैं, जो मोदी सरकार के रिजीम में चल रहा है। अब अंदाज़ा करें कि दी गार्डियन की 2013 की रिपोर्ट है, इथोपियंस जो इजरायली विमेन थी when they went to Israel migrate करके, they were given contraceptive without any consent. Why? Because ये कोई बच्चा पैदा करेंगी जो कि हमारी नस्ल का नहीं होगा। जस्ट लुक एट द माइंड सेट, और यही वो माइंड सेट है जिसको लेके इजराइल ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट बनाने के चक्कर में इट्स वन ऑफ देम पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही फेर रहा है, क्योंकि वो समझता है कि हम सुपीरियर हैं और ये हमारे मातहत है। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अमार मसूद साहब, आई वाज जस्ट वॉन्डरिंग कि इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी, थोड़ा सा को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से निकल के इंटरनल पॉलिटिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो कॉल बड़ी पावरफुल कॉल समझी जा रही थी, लेकिन जब ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो फिर उस कॉल को वापस ले लिया गया। जस्ट अ क्वेश्चन, इंडिया और पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट था तब जुनैद अकबर साहब को PAC की जो चेयरमैनशिप है उसे हटाकर एहतजाज पर नज़र मरकूज़ करने का कहा गया था, उस पर अपनी एफर्ट्स लगाने का कहा गया था। बट जब व्हेन इट कम्स टू, और ट्विटर भी खामोश है खान साहब का, मैं इसको कोई नेगेटिव साइड पे नहीं लेके जा रही हूँ, जस्ट आस्किंग के क्या खान साहब को मौका नहीं मिला एक्सप्रेस करने का? पता नहीं कि कौन सा मौका नहीं मिला। खान साहब ने तो आज तक कभी एक्सप्रेस करने का कोई मौका जाने ही नहीं दिया। ये बड़ी हैरत की बात है कि ईरान इसराइल का जंग चल रही है और इसमें खान साहब का ट्विटर जो है, जो कि हर मौके पे बोलता है, बेतहाशा वक्त बिला वजह भी बोलता है, वो इस पे ऐसा खामोश है, ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है जैसे सन्नाटा मौत का होता है। तो बड़ी अजीब सी बात है। और ये अब क्लियर नहीं है, इनके पास कोई नज़रिया, कोई ख्याल नहीं है, एहतजाज की कोई वजह नहीं है। मैं आपको अभी आज की मिसाल देता हूँ। हमारा रिपोर्टर जो है, जाहिर है हम PTI का मौक़िफ़ लेना चाहते थे कि ये जो आर्मी चीफ की मुलाकात, फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है, तो कोई PTI का लीडर इस पे अपना मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। अच्छा। ना इसकी तारीफ़ करने के लिए तैयार है, ना ही तनकीद करने के लिए तैयार है। हमने 20 लोगों को रब्ता किया, कोई आदमी इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है तो भाई इस पे तनकीद करें, और अगर प्रो इस्टेब्लिशमेंट है तो फिर इसको तस्लीम करें। आमिर रज़ा साहब, मैं ये कह दूं कि ये फेस सेविंग मिल गई PTI को, ये जो मौका महल है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं अंग्रेजी में वैसे, या फिर मैं ये कह दूं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है, जो अमार मसूद साहब बात कर रहे हैं कि क़यादत को खुद नहीं पता उन्होंने करना क्या है, इल्ज़ाम कर रहे हैं। तो ये एहतजाज मौखर किया है, सही किया है? देखिए, एहतजाज मौखर करना, जब आपको पता है कि आपके रीजन में इतनी वोलेटाइल जो है सूरत हाल है, तो उसमें मेरे ख्याल में इस चीज़ को तो आपको इसकी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा अमल किया। और यहाँ पर एक बार फिर ये मौका मिला है, हुकूमत को भी मिला है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी मिला है कि एक बात देखिए, एक हकीकत है जिसे आप आंखें नहीं चुरा सकते। हमारे तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज पे हमारे इख्तिलाफात होंगे, इमरान खान की पॉलिसीज पे होंगे, लेकिन बहरकैफ वो एक बड़ी जमात है और एक पाकिस्तान की मकबूल जमात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, उसमें जब एक मकबूल जमात है, और उसको अगर हम ये बात करते हैं बड़ी जमात भी है, ये भी आप तस्लीम करने के, अगर ओपोजिशन की तरफ से बड़ी जमात है, चले यहाँ तक भी मान लें इस बात, तब भी उसको एंगेज करने की जरूरत है। और जब कहते हैं ना, ऐसे मसाइल आपके सामने खड़े हों कि जो पूरी कौम के लिए, तो फिर कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है। तो उसके अंदर जो फिर पेटी पॉलिटिक्स होती है ना, कि जी फला चीज पे बयान नहीं दिया। अब जैसे लोग ताना देते हैं कि जी नवाज शरीफ ने जब पाक भारत जो है जब पुलिस जारी थी और 4 रोजा जंग जारी थी, तो उसमें नवाज शरीफ बिल्कुल खामोश रहे। वो तो आजाद भी थे, वो तो मतलब 3 बार वजीर आजम भी बने थे। तो ये इतराज़ात छोटे इतराज़ात होते हैं, जरूरी नहीं कि हर लीडर जो है हर चीज पे बोले। बात आप जो है स्ट्रेटेजिक तरीके से आप खामोशी भी इख्तियार करते हैं, और ये कोई उसकी बड़ी बात नहीं होती है। और जाहिर, क्योंकि वो जेल में, अगर उनको जाहिर है कि फ्री इंफॉर्मेशन आ रही हो, आप कर रहे हो कि हमें क्या पोजीशन लेनी है, उसके लिहाज से फिर आप इन मामला पे लेते हैं। तो उसमें बजाय कि आप जज्बाती सतह के ऊपर आप एक पोजीशन ले लें कि जिसपे आप पता चले, एक मकबूल लीडर ने एक जज्बाती पोजीशन ले ली, उसकी वजह से फिर पता चला हुकूमत को भी मुश्किल हो गई। क्योंकि पाकिस्तान के सब जो हमारे ऊपर दबाव है कि भाई भारत आपके पास के खिलाफ जारहाना ज़ाहिम रखता है, तो हमारी जो अकल कहती है, कॉमन सेंस वो कहती है कि जी आप को इकट्ठा ना होने दें, आप जवाब ना फराहम करें कि जी कोई आपके खिलाफ जो है पता चला कि इजरायली भी आपके पीछे लग जाए और इंडिया भी लग जाए और उसके पीछे।
तो हमें तो बड़ा कहते हैं फूंक फूंक के मैच्योरिटी के साथ चल रहा है और चल रही है हमारी क़यादत। हाँ, लेकिन आमिर रज़ा साहब मैं थोड़ा सा डिसएग्री एक मिनट मुझे दीजिएगा फरवा, एक मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा देखिए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आमिर रियाज साहब, बहुत एहतराम से उनसे एक थोड़ा सा 2 जुमलों का इख्तिलाफ। उन्होंने कहा एहतजाज बहुत अच्छा किया, इमरान खान साहब ने मौखर कर दिया क्योंकि इस खत्ते की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक किस्म की है, तो इन हालात में एहतजाज होगा तो बहुत हो जाएगा। इमरान खान ने कभी खत्ते का, मुल्क का, हालात का कभी परवाह नहीं की। चीन के सदर ने आना था तो उनका एहतजाज जारी रहा। इस वक्त वो एहतजाज कर नहीं सकते, इसलिए मौखर किया। दूसरी बात ये कि मेरे दोस्त ने कहा कि उन्हें इंगेज करना चाहिए। इंगेज किसने करना है? इंगेज सिर्फ वज़ीर आज़म, तो इमरान खान ने जिस दिन वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया था उस वक्त से शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि भाई हमें आपस में बात करनी चाहिए, मेरे लायक कोई खिदमत हो। सारी सियासी जमातें ये करना चाह रही हैं। इंगेज कौन करे? इन्हीं लोगों ने करना है ना। लेकिन इमरान खान इन लोगों से इंगेज नहीं होना चाहिए, वो उन्हीं लोगों से इंगेज होना चाह रहे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने और वो पता नहीं वो लोग इंगेज होना चाहते हैं, किया जा सकता है। हाँ एग्जैक्टली। चले आमिर रज़ा साहब, आप एक लाइन में इसे समअप कर देंगे अमार मसूद साहब के, अगर आपको जवाब देना चाहे, फिर मैं आमिर खकवानी साहब की तरफ जाना चाहती हूँ। अपार साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि मुलाकात कम होती है वो एक अलग बात है। तो बात क्यों थी, देखिए ये तो है कि इसी वजह से अच्छे दोस्त हैं। मैं ये ऐड करूं कि सब जो जरूरत है इस बात की जो है ना कि जिस तरह आप देखिए हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो डिप्लोमेसी से लेकर हर जगह पे जो है वो स्ट्रेंथन कर रही है सिविल मिलिट्री सिविलियंस को, कि जहाँ पे आपको लगता है कि जी वहाँ पे उनकी कमजोरी है, तुम्हारी फौज आके उनसे बातचीत करती है, फला करती है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क को उसकी जरूरत होती है, अच्छी बात है। वरना भाई अनप्रेसिडेंटेड है कि आपके वजीर नहीं जा रहे, वजीर आजम नहीं जा रहे, आपके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो है नेगोशिएट कर रहे हैं अमेरिका से डिप्लोमेटिक मामला पे। तो फिर अगर एक पाकिस्तान के अंदर पेचीदगी है और हमारे सियासी जो है अशराफिया को अक्ल सलीम नहीं दी कि वो आपस में बैठ के मसाइल को तय कर लें, तो फिर वहां पर भी एस्टैब्लिशमेंट हमारा सबसे मोतबर, सबसे मजबूत इदारा है जिनके पास पूरा एक वो है, वो अपना किरदार अदा क्यों ना करें। ये मेरे ख्याल में बहुत सारे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है इसमें। ठीक, आई गेट योर पॉइंट, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट आमिर खकवानी साहब से भी मैं सवाल करना चाहूंगी। लेकिन आमिर साहब मुझे ये बताया, एससीओ का मौका होता है, एहतजाज होता है, एंड आई एम लिटरली एक्सपेक्टिंग अ ट्वीट फ्रॉम इमरान खान एक्स हैंडल। व्हाई? बिकॉज व्हेन इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया के बारे में ट्वीट किया था। तो एज अ पाकिस्तानी मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर को, जिनको बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान कहते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग एज अ जर्नलिस्ट अ ट्वीट फ्रॉम हिम। आमिर खकवानी साहब, अगर पाकिस्तान इंडिया हमारी जिंदगी मौत का मसला है, उसके ऊपर वो भी अच्छा पाकिस्तानी वो नहीं रुकेगा। ठीक है, चले हम देख लेते हैं। आई विल गिव अ वीक। आमिर खकवानी साहब, देखिए मेरा ख्याल है पीटीआई का जो अपना ऑफिशियल मौके पे वो तो सामने आ चुका है, वो तो खैर वो ठीक रहा, उन्होंने इसराइली हमले की मजम्मत की। लेकिन मैं खुद भी, जिस तरह आपने कहा, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमरान खान की तरफ से एक बहुत क्लियर और स्ट्रॉन्ग किस्म का एक मजम्मत का ट्वीट आएगा एंटी इसराइल, और वो वैसे आना चाहिए था। उसके ना आने की मेरी वजह मेरी समझ में नहीं आई। खासतौर जब ये मुलाकात भी इनकी खान साहब की हुई है अभी, तो मेरा ख्याल है उसके बाद में भी आके ये बाहर आके एक अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी इमरान खान की तरफ से। नहीं, उनकी बहन ने अनाउंसमेंट की हलीमा खान साहिबा ने कि इमरान खान साहब को पता है ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट का, लेकिन उन्होंने कोई इस पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया, वो खामोश हैं। तो खामोशी होनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों नहीं किया। क्योंकि इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी अक्सरियत, गालिब अक्सरियत जो है वो पूरी तरह ईरान के साथ होगी और इसराइल के खिलाफ होगी। तो आपकी जब पार्टी पूरी उसी तरफ है, आपका नेशनल स्टैंड भी वही है, और कोई भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा जो इस पूरी जंग में इसराइल की तरफ खड़ा होगा। मेरा ख्याल है शायद एक फर्द भी ढूंढना मुश्किल हो, मुमकिन एक आध निकले कोई, लेकिन कोई तहरीक इंसाफ में भी कोई ऐसा नहीं होगा। तो उनको क्लियर एक मौक़िफ़ लेना चाहिए था और स्ट्रांग बात करनी चाहिए थी। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई डिप्लोमेसी या क्या इसमें, मतलब मैं भी ये कहूँगा मायूसी हुई है। इमरान खान को ये बात करनी चाहिए थी ये, और इवन पिछली दफा भी जंग के मामले में भी इंडिया पाक के साथ जो पाकिस्तान इंडिया जंग थी, उस वक्त भी तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान की तरफ से और ज्यादा आगे जाके बढ़कर बात होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। और जब किया उन्होंने लेट कर दिया, उसका नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। अब तो कोई वजह ही नहीं थी। अब तो हर पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है कि ईरान जंग में फतह हो, और जो उनके मुखालिफ हैं, जो काबिज फोर्स है, जो जालिम फोर्स है, जिसने गजा में तबाही मचाई है, ईरान में तबाही मचा रहे हैं इसराइल, उसको शिकस्त ख्वाहिश हो।
और अमेरिका जो उसके साथ खड़ा है वो गलत खड़ा है, अमेरिका गलत जगह पे खड़ा है, गलत स्टैंड है बिल्कुल। मतलब एज अ होल हर पाकिस्तानी ईरान के साथ खड़ा है, बट बोलते हैं कि आईब्राउज बेसिकली वो रेज हो जाती हैं जब हम इमरान खान साहब का ट्विटर देखते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आमिर मसूद साहब, आमिर खाकवानी साहब, आमिर इजाज साहब, आपने ज्वाइन किया और अपना जो कीमती वक्त है और राय है वो हमारे नाज़रीन के साथ हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।